हेलो एंड वेलकम टू इंडियाज डीएनए। आपके काफ़ी सारे मैसेज आ रहे हैं कि सर राजस्थान जेई 2022 के फॉरम में डिपार्टमेंट की प्रेफरेंस का ऑर्डर क्या रखना चाहिए। तो उसी के रिगार्डिंग अपन इस वीडियो में पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। देखो, इस क्वेश्चन का आंसर जो है सब लोगों के लिए सेम कभी नहीं हो सकता, ठीक है। सबके लिए एक जैसी प्रेफरेंस कभी नहीं हो सकती, क्योंकि सब लोगों की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग है, सब लोगों की प्रायोरिटीज़ अलग है, सब लोगों का माइंड सेट अलग है। इसलिए अपन लोग क्या करेंगे, अलग अलग कैटेगरी में स्टूडेंट्स को डिवाइड कर देंगे और अलग अलग तरीके की जो है प्रेफरेंस सेट करेंगे। तो आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं उसके हिसाब से अपनी डिपार्टमेंट प्रेफरेंस जो है चूज कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आवाज़ में आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि मेरा गला खराब है और इसीलिए अपना वीडियो थोड़ा सा डिले भी हो गया। डिपार्टमेंट प्रेफरेंस सेट करने के लिए सबसे पहले अपन बेस बनाएंगे और बेस बनाने के लिए अपन 4 पॉइंट्स पे जो है डिटेल में डिस्कशन करेंगे। पहला पॉइंट अपना डिस्कशन का रहेगा वर्क प्रोफाइल एंड नेचर ऑफ वर्क। इसके अंदर अपन क्या करेंगे, हर डिपार्टमेंट के बारे में जानेंगे कि उसके क्या क्या काम होते हैं, किस तरीके के काम के साथ में जो है वो डिपार्टमेंट डील करता है, और जेई की वहाँ पे क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है, किस तरीके का प्रोफाइल जो है जेई का वहाँ पे रहता है। तो ये अपन डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो डीएलबी के बारे में जिन लोगों को नहीं पता है उनका यहाँ पे डाउट दूर हो जाएगा। दूसरा पॉइंट अपना डिस्कशन का रहेगा डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर, ठीक है। डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर आप लोगों को पता होना चाहिए कि जेई की तो उस डिपार्टमेंट में कितनी पोस्ट है, एई की कितनी है, एक्सीएन की कितनी है, ताकि आप लोगों को थोड़ी सी क्लियरिटी आ जाए कि आप एज ए जेई अगर ज्वाइन करते हैं तो आप जो है ऊपर कहाँ तक जा सकते हैं, ठीक है। तो ये अपन जो है डिटेल में डिस्कशन करेंगे हर डिपार्टमेंट का। तीसरा पॉइंट अपना डिस्कशन का रहेगा प्रमोशन चांसेस एंड प्रोग्रेस, ठीक है। हर डिपार्टमेंट का देखेंगे कि उसमें प्रमोशन के कितने चांसेस है और किस तरीके की हिस्ट्री उसकी रही है, ठीक है। पहले से प्रमोशन किस तरीके से होते आ रहे हैं, आप लोगों की कितनी प्रोग्रेस वहाँ पे हो सकती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसलिए अपन लोग क्या करेंगे, उसकी हिस्ट्री भी देखेंगे और आगे क्या चांसेस है, दोनों चीज़ें देखेंगे। चौथा पॉइंट अपना रहेगा कंपैरिजन बिटवीन ऑल डिपार्टमेंट्स। लास्ट में अपन तीनों डिपार्टमेंट को एक साथ में कंपेयर करेंगे, उनकी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज डिस्कस करेंगे और उसके बाद में अपने फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि किस तरीके के स्टूडेंट्स के लिए क्या बेस्ट पोस्ट प्रेफरेंस रह सकती है, ठीक है। तो ये अपना पूरा तरीका रहेगा डिस्कशन का। अब अपन डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला डिपार्टमेंट मैंने लिया है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, ठीक है। पीडब्ल्यूडी के बारे में सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर, और उसके बाद में डीएलबी और उसके बाद में पीएचडी। देखो, पीडब्ल्यूडी के बारे में सब लोगों को पता होगा, लेकिन थोड़ा बहुत देख लेते हैं। देखो, पीडब्ल्यूडी क्या क्या काम करता है। कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस वर्क ऑफ रोड्स, ब्रिजेज एंड गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, ठीक है। इनका कंस्ट्रक्शन करता है और इनका बाद में मेंटेनेंस भी करता है। ये इनका मेजर एरिया है जिसके अंदर काम करते हैं। इसके अलावा और माइनर काम भी करते हैं। मान लो किसी एरिया के अंदर नगर पालिका, नगर परिषद नहीं है ना, तो वहाँ पे डीएलबी का काम भी पीडब्ल्यूडी करता है, ठीक है। तो ये तो हो गया कि ये लोग क्या काम करते हैं। अब इनकी औकात देखते हैं कितनी होती है पीडब्ल्यूडी की। देखो, दूसरा पॉइंट क्या है, टेक्निकल एडवाइज़र टू स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, मान लो राजस्थान गवर्नमेंट को 5 स्मार्ट सिटी बनानी है, ठीक है। अब उनको डिसीजन लेना है कि कौन कौन से शहरों को स्मार्ट सिटी बनाना है। तो उस टाइम पे क्या है भाई, टेक्निकल एडवाइज़र जो रहेगा ना स्टेट गवर्नमेंट का, वो पीडब्ल्यूडी रहता है, ठीक है। ये पीडब्ल्यूडी वाले बताते हैं कि कौन कौन से शहरों को जो स्मार्ट सिटी बनाना है, यही सर्वे करते हैं। तो देखा कितनी बड़ी औकात है पीडब्ल्यूडी की। अभी भी नहीं समझ में आया तो तीसरा पॉइंट देख लो, डब्ल्यूआरडी एंड पीएचडी वर द पार्ट ऑफ पीडब्ल्यूडी। आज के टाइम पे आप इन तीनों डिपार्टमेंट को अलग अलग देख रहे हैं, लेकिन पहले डब्ल्यूआरडी और पीएचडी पीडब्ल्यूडी के पार्ट थे। पीडब्ल्यूडी से अलग होके ये दो डिपार्टमेंट बने। इसका मतलब ये हुआ कि पीडब्ल्यूडी भाई बहुत ही पुराना डिपार्टमेंट है, बहुत ही स्टेबल डिपार्टमेंट है, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इनकी आज के टाइम पे फ्लैगशिप स्कीम क्या चल रही है, ठीक है। ये इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि आपको इसी स्कीम में काम करने को मिले, क्योंकि ये इनकी फ्लैगशिप स्कीम है, बहुत बड़ी स्कीम है, और इसीलिए ये ज़्यादा से ज़्यादा पीडब्ल्यूडी जेई ले रहा है। आपने देखा पिछली वैकेंसी में बहुत सारे जेई लिए और इस बार भी बहुत सारे ले रहे हैं। देखो क्या स्कीम है, ग्रामीण गौरवपति स्कीम, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है भाई, इसके अंदर जितने भी गांव है, जिन गांवों के अंदर रोड नहीं है ना, उन गांवों के अंदर सीसी रोड बनाई जा रही है और उन सीसी रोड के साइड में ड्रेन्स बनाए जा रहे हैं, ठीक है। ये काम कर रहा है पीडब्ल्यूडी, ये इनकी फ्लैगशिप स्कीम है आज के टाइम पे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको आधा किलोमीटर से लेकर 2 किलोमीटर की रोडें बनानी है और उसके साइड में ड्रेन बनानी है, और वो भी गाँव में। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर होती है कि बहुत सारे जेई ऐसे होंगे जिनको गांव में पोस्टिंग मिलने वाली है पीडब्ल्यूडी में, क्योंकि ये इनकी फ्लैगशिप स्कीम है और इसी को पूरा करना है, यही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो ये इसलिए डिस्कस करना बहुत ही ज़रूरी हो गया कि इनकी स्कीम क्या है भाई, आज के टाइम पे ये लोग क्या काम कर रहे हैं। क्योंकि इस स्कीम के अलावा जो शहरों में काम चल रहे हैं वहाँ पर तो जेई ऑलरेडी स्टेबल होकर बैठे हैं ना। आप लोग नए नए ज्वाइन करोगे तो जो लोग पहले गाँव में हैं वो ट्रांसफ़र करके आ गए होंगे, ठीक है, और उनका ट्रांसफ़र हो भी जाएगा क्योंकि वो पुराने हैं। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि आप लोगों को पोस्टिंग कहाँ पे मिल सकती है। ये एक प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सब लोगों को यहीं पे ज्वाइन कराएंगे, जिसका जितना जुगाड़ है उसको वैसी ज्वाइनिंग मिलेगी भाई, ठीक है।
अब देखो पीडब्ल्यूडी के ऑफिस का सिस्टम थोड़ा सा समझते हैं कि पीडब्ल्यूडी के ऑफिस कहाँ कहाँ पे होते हैं, ताकि आपके दो चीज़ें यहाँ से क्लियर हो जाएगी। एक तो आप मनचाहे लोकेशन पे जो है पोस्टिंग ले सकते कि नहीं ले सकते, या फिर उसके बाद में जो है मनचाहे लोकेशन पे ट्रांसफ़र करवा के जा सकते कि नहीं जा सकते, ठीक है। ऑफिस इनके कहाँ कहाँ पे है। देखो एक तो इनका ऑफिस होता है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे, ठीक है, जिला स्तर के ऊपर इनके ऑफिस होते हैं। राजस्थान में टोटल 33 जिले और सब जिलों के अंदर इनका ऑफिस है, ठीक है। पहली बात तो ये क्लियर हो गई। कई कई जिले ऐसे भी है जैसे जयपुर, जोधपुर वगैरह, इनके अंदर एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पीडब्ल्यूडी ऑफिस है, ठीक है। बड़े जिलों में एक से ज़्यादा भी है, तो 33 प्लस तो ये हो गए। उसके बाद में इनका ऑफिस होता है डिवीज़न में, ठीक है, डिवीज़न लेवल पे होता है, और ये है 169, पूरे राजस्थान में 169 डिवीज़न ऑफिस है पीडब्ल्यूडी के। उसके बाद में इनका ऑफिस होता है सब डिवीज़न में, ठीक है, और सब डिवीज़न में इनके ऑफिस है 731 पूरे राजस्थान में। तो आप लोग एक चीज़ यहाँ से क्लियरली देख पा रहे हो कि हर ज़िले के अंदर पोस्टिंग आप लोगों को मिल सकती है, कोई कमी नहीं है भाई। बहुत सारे इनके ऑफिस है, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, आप अपनी मनचाहे लोकेशन पे जा सकते हो, बस आपके पास में जुगाड़ होना चाहिए, ठीक है। तो ये दो चीज़ें यहाँ से क्लियर होगी कि ट्रांसफ़र भी हो जाएगा और आपको लोकेशन भी ठीक मिल सकती है। इनिशियल अगर ख़राब भी मिली तो जैसे पोस्ट वहाँ पे खाली होती है, आप जुगाड़ लगाओ, आप चल जाओगे, ठीक है। अब देखो भाई टोटल पोस्ट पीडब्ल्यूडी में कितनी है, ठीक है। टोटल स्वीकृत पद कितने हैं, जेई के, एई के और एक्सीएन के, ठीक है। इससे ऊपर मैंने नहीं लिखे, इससे ऊपर इसलिए नहीं लिखे क्योंकि एज जेई अगर आप जाते हो तो एक्सीएन तक पहुंच जाओ, बहुत है आज के टाइम में, इससे ऊपर नहीं जा पाओगे। अगर एज एई सेलेक्ट होते हो तो एक्सीएन से ऊपर आराम से चल जाते हो, ठीक है। तो अपन इतनी बात करेंगे जितनी अपने काम की है। ये जो डेटा लिखा है ये सारा का सारा पीडब्ल्यूडी की साइट पे अवेलेबल है, आप वहाँ पे देख सकते हो, नहीं तो टेलीग्राम चैनल पे मैंने पीडीएफ पहले ही डाल दी थी। लेकिन ये डेटा मेरे को ऐसे लग रहा है कि अप टू डेट नहीं है भाई, ठीक है। इन लोगों ने इसको जो है अपडेट किया ही नहीं। क्यों, देखो ये बोल रहे हैं कि जेई के जो स्वीकृत पद है सिविल इंजीनियरिंग वालों के लिए, वो है 568 तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से जिनके ऊपर भर्ती होती है जो अभी हो रही है, और 17 है डेपुटेशन वालों के, मतलब 17 पे दूसरे डिपार्टमेंट के जेई यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। 17 पोस्ट उनकी है। अब देखो 568 ये बता रहे हैं, अब भी जो है 400-500 की भर्ती हो रही है, ठीक है। डिग्री और डिप्लोमा दोनों मिला देते हो, टीएसपी नॉन टीएसपी। उसके बाद थोड़े से दिन पहले हुई थी जिनका भी रिजल्ट आना बाकी है, तो इन दोनों को मिला देते हो तो लगभग 800-900 पोस्ट बन रही है सीधी सीधी, और ये बता रहे 568, ठीक है। तो ये पुराना डेटा है, ठीक है। अपना तो क्या काम है भाई, लॉजिक निकालना अपने को कि जेई के हिसाब से एई कितने और एक्सीएन कितने हैं, ठीक है। तो प्रमोशन का क्या सीनेरियो भाई, एक तो अपना आंकड़े देखेंगे और एक जो मेरा एक्सपीरियंस है और जो मैंने लोगों से पूछा है, ठीक है, जो जेईएन पहले से लगे हुए हैं, आईएन लगे हुए हैं, कि यहाँ पे प्रमोशन कितने टाइम में हो जाता है और अभी जो जाएंगे उनका प्रमोशन कितने टाइम में हो जाएगा। तो इन तीनों चीज़ों को जोड़ के और उसके बाद में अपन कंक्लूजन निकालेंगे कि कितना टाइम आप लोगों को लग सकता है, ठीक है। तो देखो 568 जेई के हिसाब से उस टाइम पे यहाँ पे कितनी एई की पोस्ट स्वीकृत थी भाई, 1036। अब देखो 1036 में क्या होता है, 50% तो जो जेईएन होते हैं ना वो आईएन प्रमोट हो जाते हैं, और 50% जो सीटें होती हैं ना उनके ऊपर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है एएन का, जो आरपीएससी करवाता है, ठीक है, जिनकी अभी ज्वाइनिंग होने वाली है 2018 वाले बैच की। तो ये बात हो गई। तो इनका 50% कितना हो गया, 500, मतलब 500 के समथिंग जेई रिक्रूट होते हैं और 500 के समथिंग जो एई जो है प्रमोट हो जाते हैं। तो एक तरीके से भाई पूरा का पूरा बैच एक साथ निकलता होगा, समझ रहे हो मेरी बात को। इसका मतलब ये हुआ कि आपसे पहले अभी जो जेई गए, ठीक है, जिनका रिजल्ट आना बाकी है, वो आपसे सीनियर हो गए, एक बैच तो हो गया, वो एक हो जाएगा आप वाला, ठीक है। और इससे पहले वाले तो प्रमोट हो ही चुके, ठीक है, मैंने पूछा था, इससे पहले वाले सारे प्रमोट हो चुके। तो इसका मतलब क्या हुआ कि राजस्थान में नॉर्मली 5 से 6 साल में जो प्रमोशन हो जाता है जेईएन का ईएन में, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको लगभग 10 साल लग सकते हैं, 10 से ऊपर ही मान के चलो, ठीक है। 10 साल के लगभग आपको जो है पीडब्ल्यूडी में लग जाएंगे जेईएन से ईएन प्रमोट होने में। नॉर्मली 5 से 6 साल लगते थे, तो आप थोड़ा सा पीछे हो गए क्योंकि इन्होंने एक साथ जो है जेईएन भर्ती कर लिए, क्योंकि मैंने वो स्कीम आपको बताई थी ना, उसमें बहुत ज़्यादा जेईएन की ज़रूरी है और जेईएन की सारी पोस्ट लगभग खाली पड़ी है क्योंकि वो आईएन में प्रमोट हो गए, ठीक है। तो ये मामला थोड़ा सा यहाँ पे बैठ रहा है कि लगभग 10 साल आप लोगों को लग सकती है, और मैंने जिनसे पूछा वो भी यही बता रहे हैं कि जो अभी जो जेईएन गए हैं उनको 6 से 7 साल और आपको जो है 10 से 11 साल आराम से लग जानी है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई प्रमोशन जो है आप लोगों का कितने चांसेस है और कितना टाइम लग सकता है। अब देखो ये चीज़ें कोई श्योर नहीं है, मान लो ये स्वीकृत पद बढ़ा दे, ठीक है, और ज़्यादा स्वीकृति दे दे और जल्दी प्रमोशन भी हो जाए, ये तो कोई कह नहीं सकते। हो सकता है कि जैसे पीएचडी और डब्ल्यूआरडी को अलग अलग किया वैसे पीडब्ल्यूडी से कोई एक और डिपार्टमेंट निकाल दे, ठीक है, और उसके बाद में उसमें अलग पद जो है स्वीकृत कर दे, तो वहाँ पे भी आप जा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें नहीं है, लेकिन अगर अपन ने जो है एक आइडियल कंडीशन के हिसाब से चले तो आप मान के चलो कि 10 से 11 साल तो आपको पीडब्ल्यूडी में इस बार लगी जाने हैं अगर आप जाते हो तो,
ठीक है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ लोकल बॉडीज डीएलबी। देखो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन तो लोगों को डीएलबी में चल रहा है कि इसको प्रेफरेंस ऑर्डर में कहाँ डालें, ठीक है। अभी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। सबसे पहले ये समझते हैं कि डीएलबी है क्या, उसके बाद इनके काम क्या है, और उसके बाद में प्रमोशन वगैरह को देखेंगे किस तरीके से होते हैं इसके अंदर। देखो डिपार्टमेंट ऑफ लोकल बॉडीज डीएलबी जो है वो 213 म्यूनसिपल बॉडीज़ को मिला के एक डिपार्टमेंट है, ठीक है। कौन सी 213? इसके अंदर आपकी सारी नगर पालिकाएँ आ जाती है, सारी नगर परिषद आ जाती है, और कुछ इंडिविजुअल बॉडीज भी है जैसे आपके जेडीए वगैरह, ठीक है। ये सब मिला के राजस्थान में टोटल 213 है, और वही आपका डीएलबी है, ठीक है। तो आप अगर डीएलबी में जेई बनते हो तो नगर पालिका, नगर परिषद, जेडीए वगैरह में आपको पोस्टिंग मिलेगी, ठीक है। तो ये तो चीज़ क्लियर होगी कि डीएलबी क्या है। उसके बाद देखो इनके काम क्या होते हैं, किस लेवल के काम होते हैं। इनके काम होते हैं कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस के। किसके कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस? पब्लिक टॉयलेट्स के, सीवर लाइंस के, ड्रेनेज के, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के, और लोन वैल्यूएशन के, ठीक है। ये सारे काम होते हैं। पब्लिक टॉयलेट्स के बाहर देखा करो लिखा होता है नगर पालिका, नगर परिषद, ठीक है। तो देखो सिटी के जो आपके छोटे छोटे प्रोजेक्ट है ना वो सारे डीएलबी के पास होते हैं, और जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं वो नॉर्मली पीडब्ल्यूडी के पास होते हैं। ज़्यादातर तो यही सिस्टम रहता है, ठीक है। मान लो आपकी सिटी के अंदर कोई कॉलेज आया तो वो प्रोजेक्ट जाएगा पीडब्ल्यूडी के पास, वो कभी डीएलबी के पास नहीं जाएगा, ठीक है। कहीं पे नाली बनानी है तो वो नगर पालिका, नगर परिषद बनाएगी, मतलब वो डीएलबी बनाएगा, समझ रहे हो। तो एक तरीके से सारे जो छोटे प्रोजेक्ट होते हैं ना, छोटे छोटे काम, वो होते हैं इनके पास में। अब देखो ये क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, ये इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ से एक चीज़ क्लियर होती है कि जितने ज़्यादा छोटे प्रोजेक्ट होंगे उतना ही आपको स्विच करने को मिलेगा प्रोजेक्ट, ठीक है। और उतनी ज़्यादा टेंशन है भाई, आज इस प्रोजेक्ट पे हो, कल उस प्रोजेक्ट पे हो। पीडब्ल्यूडी में मान लो किसी बड़े प्रोजेक्ट में फंस गए जो 4-5 साल चलने वाला है, तो 4-5 साल तो एक ही प्रोजेक्ट में बीत गई। इससे क्या होता है, मान लो आपने एक जो प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है, तो आप जब तक उस प्रोजेक्ट की लाइफ है तब तक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने वो प्रोजेक्ट बनाया, कुछ भी गड़बड़ होती है तो भाई इंक्वायरी बैठेगी तो आप शामिल होगे उसमें, आप पे बैठेगी इंक्वायरी। तो ये छोटे छोटे इतने सारे प्रोजेक्ट हैं, मान लो गलती से 10 प्रोजेक्ट आपने बनाए, उनमें से एक भी ख़राब बन गया ना तो आप तो गए काम से, ठीक है। बड़े प्रोजेक्ट में क्या होता है ना, बहुत सारे जयन और अयन होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल भी अच्छा होता है। तो इसके जो नगर पालिका, नगर परिषद के जो प्रोजेक्ट होते हैं ना, इनमें ये टंटा, और वहाँ पे पार्षद वगैरह भी इन्वॉल्व होते हैं, तो एक तरीके से क्वालिटी वो मेंटेन रहती नहीं है और मुसीबत आ सकती है। तो मेरे हिसाब से तो इसके डीएलबी के जो प्रोजेक्ट होते हैं ना थोड़ा रिस्की होते हैं, ठीक है। एक चीज़ तो यहाँ से ये क्लियर हो गई। उसके बाद देखो इनकी फ्लैक्स स्कीम अभी क्या चल रही है। इनकी चल रही है प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021। एक प्रशासन गांवों के संग अभियान भी चल रहा है, वो है आपके पंचायती राज के अंडर में। और प्रशासन शहरों के संग अभियान जो है वो आपका डीएलबी के अंडर है। इसमें क्या कर रहे हैं लोग, इसमें जैसे मान लो आपके बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, जो रिमोट एरिया में जो डिस्ट्रिक्ट है ना, उनके अंदर क्या पूरा डेवलपमेंट नहीं है, वहाँ पे सीवर लाइंस वगैरह नहीं है, तो वो वहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है। इससे क्या मतलब हुआ, इससे मतलब ये हुआ कि आपको रिमोट एरिया में, रिमोट लोकेशन की जो नगर परिषद, नगर पालिका है ना, वहाँ पे ज्वाइनिंग मिल सकती है। समझ रहे हो मेरी बात को। उसके बाद देखो इनकी टोटल पोस्ट कितनी कितनी है, कितनी कितनी पोस्ट स्वीकृत है, वहाँ से पता चलेगा प्रमोशन का। देखो टोटल पोस्ट जो जेई की स्वीकृत है इनकी वेबसाइट पे जो इन्होंने डाल रखी है वो 545 सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, ठीक है। एई की जो है 229 है, और एक्ससीएन के 61, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि पीडब्ल्यूडी के कंपेरेटिवली यहाँ पे बहुत कम पोस्ट है, ठीक है, बहुत कम पोस्ट है। इसका मतलब क्या हुआ, एक बार अगर पोस्ट भर गई ना तो वो रिटायर होएंगे ना जब भी खाली होएगी। उसका प्रमोशन में तो देखो अगर आईएन से एक्सचेंज आएंगे तो ओनली 61 चलेंगे, और बाकी तो सारे आईएन ही बैठे रहेंगे, आईएन से रिटायर हो जाएंगे, तो यहाँ पे प्रमोशन नहीं होते। उसके बाद देखो मैंने 2 जयन है, 2013 में डीएलबी जयन की वैकेंसी निकली थी, तो 2 जयन है जिनसे मैंने बात करी, एक खाटू श्याम जी नगर पालिका में है और एक जयपुर में है, ठीक है। उन दोनों से मैंने बात करी डीएलबी के बारे में, वो दोनों डीएलबी में ही है कि क्या सीनेरियो चल रहा है। तो उन्होंने तो थोड़ी दुख भरी कहानी सुनाई मेरे को भाई, ठीक है। उसको सुन के तो ऐसे लगता है डीएलबी को लास्ट में फेंकना चाहिए। देखो क्या कहानी है मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यही एक्सपीरियंस है, ठीक है, यही मेन चीज़ है। देखो उन्होंने मुझे बताया जो जयपुर वाले जो जयन है, ठीक है, वो 2013 में ज्वाइन किए थे, तो आज आप लगा लो 8 से 9 साल उनको हो चुके हैं, ठीक है। और उनका क्या सीनेरियो है, उन्होंने 2018 में आईएन दिया, जो अभी जिनकी ज्वाइनिंग चल रही है, और उनका सिलेक्शन हुआ पीएचडी में, ठीक है। तो वो वहाँ से स्विच कर रहे हैं किस में, पीएचडी आईएन में। तो वो तो वहाँ से निकल चुके। क्यों निकल चुके, क्योंकि 8 से 9 साल में उनका प्रमोशन हुआ ही नहीं। और मैंने बात करी कि सर आप क्यों जा रहे हो भाई, इसके अंदर क्यों जाना चाहते हो सकता है 2-3 साल में आपका प्रमोशन यहाँ पे हो जाए, तो यहाँ पे आप सेट हो पहले से। तो उन्होंने बोला कि आने वाले 6 से 7 साल में कोई चांस नहीं है कि हमारा प्रमोशन होएगा। मतलब आप जोड़ लो, अब 8 से 9 तो वो हो गए, 6-7 हो गए, 15 साल तो सीधे सीधे उन्होंने मुझे बता दी कि 15 साल में तो डीएलबी में जयन से एन बनता ही नहीं है। पहली बात तो हो गई ये।
अब देखो, फिर दूसरा मैंने पूछा कि सैलरी का लॉस नहीं होगा क्या, तो उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई कि सिस्टम ऐसा होता है राजस्थान में, अगर आप किसी सरकारी डिपार्टमेंट में जैसे डीएलबी में, अब वो पीएचडी में जा रहे हैं, तो पीएचडी में जो नए जो फ्रेशर जो आईएएन बनेंगे ना, उनके तो 2 साल का प्रोबेशन होएगा, लेकिन उनके जो प्रोबेशन में सैलरी जो कम मिलेगी ना फ्रेशर को, वो वाली सैलरी उनको नहीं मिलेगी जो डीएलबी से आ रहे हैं या फिर किसी और डिपार्टमेंट से आ रहे हैं। उन्होंने 8-9 साल नौकरी कर ली पहले से, तो उनकी सैलरी अच्छी खासी है, तो वो स्टार्ट उसी सैलरी से करेंगे। उनका ग्रेड पे जो है बढ़ जाएगा, उसके साथ में ग्रेड पे के हिसाब से बेसिक पे भी बढ़ जाएगा, और बेसिक पे भी इंक्रीमेंट लगते हैं। तो एक तरीके से आज जो सैलरी ले रहे हैं ना, उससे ज़्यादा ही सैलरी से स्टार्ट करेंगे वो पीएचडी आईएएन में। तो सैलरी का तो कोई लॉस हुआ नहीं, डिपार्टमेंट स्विच हो गया क्योंकि उस डिपार्टमेंट में कोई ग्रोथ नहीं है और नए डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, तो सारी चीज़ें सेट हो गई, तो इसलिए वो स्विच कर रहे हैं। तो एक चीज़ यहाँ से क्लियर हो गई कि वो परेशान है, वहाँ पे ग्रोथ है ही नहीं। ठीक है, अब देखो खाटू श्याम जी में जो नगर पालिका में जाइए ना, उनका क्या सीनेरियो है। उन्होंने भी 2013 में ज्वाइन किया। अब वहाँ पे नगर पालिका में क्या सिस्टम है, एक आईएएन होना चाहिए और 2-3 जईएन होने चाहिए, लेकिन वहाँ पे क्या है, एक ही जईएन है, ना तो आईएएन है ना कोई दूसरा जईएन है। पूरे खाटू श्याम जी में डीएलबी में एक ही जईएन है, आज के टाइम की बात बता रहा हूँ। ठीक है, तो आईएएन का काम भी वही कर रहे हैं और जईएन का काम भी वही कर रहे हैं। और दूसरी देखो दुख भरी कहानी क्या, राजस्थान में क्या सिस्टम होता है, 9 से 10 साल में अगर आपका आईएएन में प्रमोशन नहीं होना, तो आपके ग्रेड पे में इंक्रीमेंट होता है। कैसे होता है, मान लो आप आईएएन बन गए ना, आईएएन की पोस्ट मिल गई, तब तो जाओगे 3600 से सीधा 5400 पे। ठीक है, और अगर मान लो आईएएन नहीं बने, तब प्रमोशन कैसे होगा, 3600 से 4200, फिर 4600, फिर 4800, फिर 5400। मतलब 3 बार इंक्रीमेंट लगने के बाद 5400 पे जाओगे, मतलब रिटायरमेंट तक जाओगे ही नहीं, समझे। तो आईएएन में प्रमोशन होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपकी सैलरी भी नहीं बढ़ेगी, इंक्रीमेंट भी उसी हिसाब से लगेंगे जिस हिसाब से ग्रेड पे बढ़ रहा है। तो उनका अभी ग्रेड पे है 4200, क्योंकि उनको 8 से 9 साल के समथिंग हो गए, तो 9 से 10 के अंदर जो है ग्रेड पे इंक्रीज़ हो जाता है। तो समझ रहे हो कितना खतरनाक काम है। डिपार्टमेंट वही वाला लगाना है जिसके अंदर प्रमोशन हो रहे हैं, नहीं तो आपको सैलरी भी कम मिलेगी। अब कुछ लोग सोच रहे क्या मतलब मेरे को सैलरी से, ठीक है, सैलरी से मतलब नहीं है, लेकिन जो पोस्ट नहीं मिलेगी ना आपके साथ वाले, जैसे मान लो कोई डीएलबी में जईएन है, 15 साल से जईएन है, कोई पीएचडी में जेई ज्वाइन किया, वो ऑक्सीजन है 15 साल बाद में, तो वो सारी चीज़ें ना फील होती है। एक लिमिट तक पैसा काम आता है, उसके बाद में पैसे की वैल्यू खत्म हो जाती है, समझे। तो इस तरीके के अगर कोई आदमी है जिनको अभी तो लग रहा है कि यार पैसे की बहुत वैल्यू है, उनको बाद में जाके हो सकता है कि वो चीज़ें रिग्रेट कर जाए, तो बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लेना। डीएलबी की हाल फिलहाल कंडीशन प्रमोशन में बहुत ही बुरी है भाई। ठीक है, कुछ लोग सोच रहे हैं कि सर डीएलबी 2013 मिली है, उसके बाद जेई लिया ही नहीं, तो 2013 वालों को भी कहाँ प्रमोट किया, तो आपको कहाँ से कर देंगे। और आप देख लो इनकी एई में और अक्सियन में कितनी सी पोस्ट है, प्रमोशन करने के लिए इन्होंने जो पद ही स्वीकृत नहीं है यहाँ पे। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भाई। ठीक है, इसी को लेके मैंने ये पूरा वीडियो बनाया, क्योंकि उन दोनों जेई से जब मैंने बात करी ना, तब मुझे भी लगा कि नहीं यार, इसको तो या तो लास्ट में डालना चाहिए, रिस्क नहीं लेना चाहिए इसके ऊपर। ठीक है, तो ये बात हो गई डीएलबी का क्या सीनेरियो है। डीएलबी में हो सकता है देखो बाद में, जैसे इनका अभी अभियान चल रहा है प्रशासन शहरों के संग अभियान, अब ये सक्सेसफुल हो जाए, स्मार्ट सिटीज़ बढ़ने लगे, तो हो सकता है जल्दी भी हो जाए, वो बाद की है। लेकिन आज का सीनेरियो जो है ना, वो मैं बता दिया। ठीक है, फ्यूचर का कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अभी का सीनेरियो तो यही है कि डीएलबी में 15-15, 20-20 साल में जेएन से आईएएन प्रमोट हो रहे हैं। मतलब आप आईएएन जो है 5-10 साल रहोगे, उसके बाद रिटायरमेंट हो जाएगा आपका, बाकी पूरी ज़िंदगी जेएन में काटोगे। और काम जेएन और आईएएन के ज़्यादातर लोग दोनों ही कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जेएन है ही नहीं। तो ये भाई पूरा सीनेरियो है। उसके बाद देखो ये डीएलबी में जो है ना, आईएएन की वैकेंसी निकली तो 2016 में, ठीक है, कुछ 20-25 समथिंग निकली थी। और अभी देखो एक और न्यूज़ उन्होंने मुझे दी। ठीक है, उन्होंने मुझे ये बताया कि अभी जो डीएलबी में आईएएन की वैकेंसी आएगी, ठीक है, इन्होंने अभ्यर्थना जो है आरपीएससी को भेज दी। अब कुछ सोच रहे हैं कि यार 2016 में तो इन्होंने खुद नहीं करवाई थी डीएलबी ने, हाँ बिल्कुल करवाई थी। पहले डीएलबी अपनी वैकेंसी खुद कराता था, जेएन की भी खुद ही कराई थी, लेकिन अब की बार इन्होंने आरएसएम एसएसबी को भेजी है, उसी तरीके से आईएएन की इन्होंने आरपीएससी को भेजी है। अब आरपीएससी चाहे तो उसको 2 महीने में निकाल दे, चाहे तो 4 में निकाल दे, लेकिन चक्कर क्या चल रहा है कि जैसे आरपीएससी क्या एक साथ निकालता है, ठीक है, पीडब्ल्यूडी हुआ, पीएचडी हुआ, डीएलबी सबकी एक साथ निकालेगा, तो जो बाकी जो डिपार्टमेंट है वो भी अपनी अभ्यर्थना या तो भेज देते हैं, ठीक है, थोड़ा वो लोग वेट करेंगे, अगर नहीं भेजते हो तो डीएलबी में आईएएन की वैकेंसी आ जाएगी लगभग 6 महीने के अंदर अंदर। ये मेरे को थोड़ी सी न्यूज़ मिली है, अब ये कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, लेकिन जितनी मिली है मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब वो आपके ऊपर है, ये थोड़ा सा अपडेट मेरे को देना था, मैंने दे दिया। अब ये चीज़ें रिटर्न में तो कभी होती नहीं है, तो मैं भी प्रूफ तो आपको दे नहीं सकता, लेकिन जो न्यूज़ थी वो मैंने आपको बता दी। ठीक है, तो प्रमोशन के कितने चांसेस हैं, यहाँ से सारी चीज़ें क्लियर होगी। ठीक है, अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि सर वो बताओ, वो जिसके लिए हम जा रहे हैं, ठीक है, जिसके लिए तुम जा रहे हो ना वो सब जगह है, सही बता रहा हूँ तुमको। तुम सोच रहे हो पीएचडी में नहीं है,
पीएचईडी का बजट आज के टाइम पीडब्ल्यूडी से ज़्यादा है। इस बार जो इस साल का बजट आया ना पीएचईडी का 7-8 हज़ार करोड़ के समथिंग है, जो पीडब्ल्यूडी से भी ज़्यादा है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, पीएचईडी। ठीक है, देखो पीएचईडी का क्या काम होता है, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन का काम पूरा पीएचईडी के पास में होता है। और वाटर से रिलेटेड जितने प्रोजेक्ट होते हैं, चाहे वो डैम हो, चाहे इरिगेशन प्रोजेक्ट हो, चाहे वो आपकी कैनाल हो, वो सारे के सारे डब्ल्यूआरडी के पास में होते हैं। और ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन पीएचईडी के पास में होता है। उसके बाद देखो आपके घरों में जो पानी का बिल आता है ना, उसमें आईएन के साइन होते हैं। क्यों? क्योंकि वो बिल जनरेट होता है सब डिवीजन से, और सब डिवीजन का सबसे बड़ा अधिकारी होता है आईएन। ठीक है, तो जब आप जेईएन से आईएन बन जाओगे, अपने एरिया में रहोगे, तो आपकी पूरी कॉलोनी में जो बिल आएगा ना पानी का, उस पर आपके साइन होंगे। ठीक है, ये मोटिवेशन के लिए थोड़ा सा मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो ये तगड़ी बात है भाई। उसके बाद देखो टोटल पोस्ट स्वीकृत पद कितने भाई पीएचडी में, जेई के 1136, एई के 1631 प्लस 150 प्लस के आगे जितने भी है वो डेपुटेशन वाले हैं, और एक्सियन के 398 प्लस 52। जो भी डेटा इनकी साइट पे वो लिख दिए। ठीक है, इनसे ज़्यादा ही होंगे, कम तो होंगे नहीं। कम तो तब हो सकते हैं जब आप रेलवे में हो, वहाँ पे तो जो है भाई पद जो स्वीकृत पद है वो भी कम हो जाते हैं। लेकिन नॉर्मली तो जो है पद बढ़ते रहते हैं, जिस तरीके से एरिया बढ़ता रहता है उसी तरीके से पद भी बढ़ाते रहते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो पद तो कोई कम नहीं है, स्वीकृत पद तो बहुत सारे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको पोस्टिंग की तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। सीधी सी बात है, अगर कहीं उल्टी पुल्टी जगह पोस्टिंग हो जाती है, आपके पास जुगाड़ है, तो ट्रांसफ़र करा के अपने एरिया में आ जाओ, क्योंकि स्वीकृत पद तो खूब सारे हैं। तो इसका मतलब खाली भी रहते हैं, टाइम टू टाइम जो है लोग रिटायर होते रहते हैं। दूसरी बात, प्रमोशन की बात करते हैं। प्रमोशन के क्या चांसेस है भाई? प्रमोशन के सबसे ज़्यादा चांसेस है भाई आज के टाइम पीएचडी में। क्यों? क्योंकि अभी जो रिक्रूटमेंट हुआ है, जो ज्वाइनिंग दे रहे हैं, उसमें देखा आपने पीएचडी कितनी सी पोस्ट आई थी? ठीक है, 50-60 पोस्ट उसमें टोटल आई थी डिग्री वालों की। इस बार कितनी पोस्ट आई है? 300 350 भी ऊपर पोस्ट आई है। ठीक है, मैं ओनली नॉन टीएसपी की बात कर रहा हूँ। तो एक तरीके से जो मेजर रिक्रूटमेंट हो रहा है वो तो अभी हो रहा ना, जिसमें आप जा रहे हो। तो सबसे पहला आपका ही बैच होएगा जिनका प्रमोशन होएगा, और उससे पहले पीएचडी में जो जितने भी जेईएन बने तो वो सब प्रमोट होके चल गए। तो वो 50-60 जो अभी आपसे पहले जा रहे हैं वो प्रमोट होएंगे और आप होगे। ठीक है, अब मान लो कोई सबसे पहले पीएचडी लगा दे पीडब्ल्यूडी से ऊपर, तो उसकी तो रैंक सबसे टॉप में होएगी, क्योंकि सब लोग तो पीडब्ल्यूडी लगा रहे हैं। तो जब भी उस बैच का जब प्रमोशन स्टार्ट होएगा सबसे पहले वो जाएगा। एक बात ध्यान रखना, आपकी जो रैंक होएगी ना उस डिपार्टमेंट में, जैसे आप पीडब्ल्यूडी आपको मिलता है, अब आप पीडब्ल्यूडी में 150 नंबर पे हो, तो आपसे पहले 149 लोगों का प्रमोशन होएगा। और ऐसा नहीं है सारा बैच एक साथ जाएगा। मान लो आईएन की 100 ही सीट खाली है ना, तो 100 ही लोग जाएंगे ना ऊपर, बाकी तो सब बैठे रह जाएंगे ना। चाहे एक बैच में सब लोग रिक्रूट है, उससे कोई मतलब नहीं होता। जिन लोगों को नहीं पता उनको बता रहा हूँ थोड़ा ना। तो ये सिस्टम है। तो पीएचडी में प्रमोशन के भाई बहुत अच्छे चांसेस है। सबसे ज़्यादा चांसेस इसी में है कि सबसे जल्दी प्रमोशन आपका यहीं पे होएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई। उसके बाद देखो इनकी जो लोकेशन होती है वो भी ठीक ठाक होती है, ऐसे नहीं कि बिल्कुल गांव में होती है। हालांकि इनका जो अभी जो जल जीवन मिशन जो चल रहा है बहुत बड़ा मिशन है। ठीक है, अभी पीएचडी के पास में जो इस बार जो बजट आया था वो पीडब्ल्यूडी से भी ज़्यादा था। समझ रहे हो? क्योंकि ये बहुत बड़ा मिशन इनके पास में है और बहुत लंबा चलेगा। तो इनके पास काम की तो कोई कमी नहीं है, बस एक ही तरीके का काम है। ऐसा नहीं कि वेराइटी ऑफ वर्क यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब देखो ये बात होगी सारे डिपार्टमेंट की कि क्या क्या सिस्टम है। अब इनका थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहीं से अब इतनी सारी बकवास कर ली, अब इनमें से कंपैरिजन नहीं करेंगे समझ नहीं आ रहा कि यार कौन सा डिपार्टमेंट लगाया। अभी कुछ क्लियरिटी नहीं आई ना, इस कंपैरिजन में सारी क्लियरिटी आ जाएगी। तो पहला डिपार्टमेंट है पीडब्ल्यूडी, दूसरा है डीएलबी और तीसरा है अपना पीएचडी। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है? देखो प्रमोशन होने के चांसेस सबसे पहले किसमें है? पीएचडी के अंदर है। उसके बाद में किसके अंदर है? पीडब्ल्यूडी में है। और सबसे खराब हालत किसकी है? डीएलबी की, आज के हिसाब से। ठीक है, आज के टाइम के हिसाब से। उसके बाद देखो दूसरा पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। भाई ये बहुत खतरनाक चीज़ है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस सबसे ज़्यादा होता है डीएलबी के अंदर। जेई लेवल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जेई लेवल पे सबसे ज़्यादा इसी के अंदर होता है। क्यों? क्योंकि आपके नगर पालिका नगर परिषद में कितने सारे पार्षद होते हैं। ठीक है, और उतने सारे पार्षद के साथ में डील करना बहुत ही मुश्किल काम रहता है। अगर किसी से अनबन हुई, कुछ भी गड़बड़ हुई, तो उनकी तो ऊपर जानकारी होती है, सीधा आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी खतरनाक दिक्कत है। देखो पीडब्ल्यूडी पीएचडी में इतना नहीं होता जितना डीएलबी में होता है। उसके पीछे रीज़न सीधा सा है, क्योंकि पीडब्ल्यूडी और पीएचडी में जेईएन कहाँ रहता है? सब डिवीजन में रहता है। ठीक है, नॉर्मली। और सब डिवीजन का सबसे बड़ा अधिकारी होता है आईएन। तो जो पॉलिटिशियन आते हैं वो आईएन से डील करते हैं, नॉर्मली जेईएन से डील नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन डीएलबी में क्या होता है कि जेईएन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और आईएन जो है वो बहुत ही कम है। उनकी आपने देखा 2016 में भी रिक्रूटमेंट हुआ तो कितने से आईएन हुए, और प्रमोशन ये लोग करते ही नहीं है, सीटें खाली पड़ी रहती है। तो ज़्यादातर जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है ना डीएलबी में, वो जेईएन से होता है। ठीक है, और पीएचडी और पीडब्ल्यूडी के अंदर आईएन से होता है। तो दूसरे नंबर पर आपके आ जाता है पीडब्ल्यूडी। ठीक है, बड़ा डिपार्टमेंट है, एमएलए एमपीज़ का सीधा कॉन्टेक्ट रहता है, क्योंकि बड़े बड़े प्रोजेक्ट आते हैं और उनको आईएन एक्सीएन डील करते हैं सीधा ना।
तो ये बात हो गई। और तीसरे नंबर पे आपके आ जाता है पीएचडी, ठीक है। अब देखो पब्लिक डीलिंग में बिल्कुल चीज़ें उल्टी हो जाती है। पब्लिक डीलिंग सबसे ज़्यादा रहती है पीएचडी में। पानी नहीं आया, पब्लिक सीधा आईएन के पास जाएगी सब डिवीज़न में, और उसके बाद में बाहर बैठ जाएगी धरना देके, ठीक है। तो पीएचडी में पब्लिक डीलिंग आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। दूसरे नंबर पे आ जाता है आपका ये डीएलबी, और तीसरे पे आ जाता है पीडब्ल्यूडी। जितना बड़ा प्रोजेक्ट होएगा पब्लिक डीलिंग उतनी कम होएगी, और पीडब्ल्यूडी के पास बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, डीएलबी के पास छोटे प्रोजेक्ट होते हैं, इसलिए डीएलबी दूसरे नंबर पे है और पीडब्ल्यूडी तीसरे नंबर पे है। समझ गए बात को। चौथा पॉइंट है वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डैश डैश डैश, ठीक है। ये खालिस्तान, ये खालिस्तान तो आप ही भरोगे, ठीक है। जिसकी जितनी हिम्मत है उतना भर लेगा, बाकी आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग तो इसीलिए जेई की तैयारी करें ना कि ये सब चाहिए। तो ये भाई ऐसी बात है, जो लोग नहीं समझे, नादान है, मासूम है, उनके लिए ये है भी नहीं चौथा पॉइंट। बाकी देखो सच्ची बात बताऊँ तो आज के टाइम पे पीएचडी में भी कोई प्रोजेक्ट कम नहीं है, ठीक है। और लिमिट में सारी चीज़ें सब जगह होती है, तो ऐसी कोई दिक्कत मेरे को तो लग नहीं रहा कि तीनों में ही होगी, ठीक है। और एज ए सिविल इंजीनियर तो कहीं होती भी नहीं है, ठीक है। बाकी जैसे मान लो तिहाड़ में किसी को जाना है तो उसके लिए सबसे बेस्ट है मेरे हिसाब से पीडब्ल्यूडी, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट रहते हैं, ठीक है। तो बड़े प्रोजेक्ट में एक्यूमुलेटेड ज़्यादा हो जाता है थोड़ा सा मामला। और उसके बाद में डीएलवी, और तीसरे नंबर पे आपका पीएचडी, ठीक है। तो ये जिसकी प्रायोरिटी है वो यहाँ पे देख सकता है अपने हिसाब से। बाकी मेरे हिसाब से तो सब जगह ठीक ठाक है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है अगर इंसान के तरीके से चलते हो तो। बाकी ऐसे है कि बिल्कुल इसी पे उतर जाओ तो फिर तो आपको बता ही दिया ऑर्डर, ठीक है। तो ये तो बात हो गई इसकी। अब देखते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट के क्या एडवांटेजेज है, क्या डिसएडवांटेजेज है। पहले पीडब्ल्यूडी, फिर डीएलवी, फिर पीएचडी, ठीक है। देखो भाई क्या सिस्टम है, पीडब्ल्यूडी में एक तो डेपुटेशन है ना, वो आपकी आसानी से हो जाती है, ठीक है। जैसे मान लो आप पीडब्ल्यूडी में हो और आप डीएलवी पीएचडी में जाना चाहते हो या फिर किसी और डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो, तो पीडब्ल्यूडी वालों को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, क्योंकि इनके पास में जो वर्क एक्सपीरियंस होता है ना वो अच्छा होता है, ठीक है। तो अगर आप मान लो 20 साल नौकरी करते हो, 10 साल नौकरी करते हो, फिर प्राइवेट सेक्टर में जाते हो, तब भी पीडब्ल्यूडी वालों को प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये है कि पीडब्ल्यूडी की रेपो बहुत अच्छी है। तो अगर आप डेपुटेशन से पीडब्ल्यूडी से कहीं भी जाते हो तो आपको आराम से डेपुटेशन हो जाएगी, बाकी इनके अंदर नहीं है। जैसे मान लो पीएचडी से आप पीडब्ल्यूडी में आते हो या फिर किसी और डिपार्टमेंट में जाते हो, तो आप समझ लो पीएचडी में एक ही तरीके का काम है ना, वेरिएशन नहीं है, तो आसानी से डेपुटेशन होती नहीं है। वैसे तो डेपुटेशन का सीधा सा सिस्टम है, आपकी कितनी बड़ी अप्रोच है, कितनी जानकारी है, लेकिन फिर भी अगर लीगल तरीके से देखा जाए तो पीडब्ल्यूडी वालों की डेपुटेशन सबसे आसानी से हो जाती है। तो पहला तो एक एडवांटेज यहाँ पे ये है कि अगर आप कहीं गलती से फंस जाओ, ठीक है, तो आपको कोई मना नहीं करेगा, आप डेपुटेशन पे जा सकते हो। मान लो ऐसी लोकेशन मिल गई, वहाँ से ट्रांसफ़र हो ही नहीं रहा, तो फिर डेपुटेशन करा के कि दूसरी जगह आप जा सकते हो। तो एक बात तो ये होगी। दूसरी है प्रोग्रेस, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, स्टेबल डिपार्टमेंट है, पुराना डिपार्टमेंट है, ठीक है। प्रोग्रेस इसके अंदर अच्छी है आप लोगों की। तीसरा है वेराइटी ऑफ वर्क, ये मैंने बता दिया कि यहाँ पे बहुत तरीके के काम होते हैं। आप लोगों को बिल्डिंग का काम मिलेगा, ब्रिज का काम मिलेगा, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। ज़िंदगी में बहुत एक्सपीरियंस आप यहाँ से ले लोगे। तो ये बात है, वेराइटी ऑफ वर्क बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। चौथा है पावर्स। देखो आप मान लो एक टोल से निकल रहे हो, एग्जाम्पल बताता हूँ, और आप हो आई पीडब्ल्यूडी के। आपने सिंपली बोला, मान लो स्टेट गवर्नमेंट का टोल है, आपने बोला कि मैं पीडब्ल्यूडी का आईएन हूँ, ठीक है। वैसे तो फ्री होता ही है, लेकिन फिर भी मान लो आपने जेईएन भी और आपने बोला पीडब्ल्यूडी का आईएन हो, अगला आपको पहचान लेगा पीडब्ल्यूडी क्या चीज़ है। आपने बोला मैं डीएलवी का जेईएन हूँ, अगले को एक्सप्लेन करना पड़ेगा पूरी चीज़। तो ये होता पावर कि डीएलवी क्या है, पीडब्ल्यूडी क्या है, पीडब्ल्यूडी को सब जानते हैं। तो पावर्स जो होती है ना वो सारी पीडब्ल्यूडी में एंजॉय करोगे। पीडब्ल्यूडी के अंदर सीधा एमएलए एमपी से कांटेक्ट रहता है, ठीक है। बाकी पीएचडी वगैरह डीएलवी वगैरह में क्या होता है, आईएन लेवल या उससे ऊपर ही ना डायरेक्ट एमएलए एमपी से कांटेक्ट होता है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि पीडब्ल्यूडी में जे भी रहोगे ना, तब भी आपकी लोकल एरिया में पावर रहेगी, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है भाई, पावर इंजॉय कर सकते हो आप यहाँ पे। दूसरा है सोशल इमेज। सोशल इमेज तो पीडब्ल्यूडी की है ही, क्योंकि सब लोग पीडब्ल्यूडी को जानते हैं। पीएचडी वगैरह अगर किसी को बोलोगे तो पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता है कि भैया पीएचडी क्या चीज़ है, ठीक है। पीडब्ल्यूडी बोलोगे तो गंवार आदमी पहचान जाता है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन जो है अपनी नॉर्मल लाइफ में जो सोशल आदमी है, ठीक है, सोसाइटी में रह रहे हो तो फील होती है, ठीक है। ये चीज़ें बाद में फील होती है, बाद में पैसा बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। देखो छठे नंबर पे वही आ गया अपना वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये ब्लैंक, ठीक है। तो ये तो सब जगह है ही, लेकिन यहाँ पे काफ़ी है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसका देखो ट्रांसफर्स, ठीक है। ट्रांसफर्स यहाँ पे आसानी से हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे पोस्ट बहुत सारी है, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं खाली मिल ही जाती है अच्छी जगह पे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कहीं फंस गए तो आप ट्रांसफ़र करवा सकते हो। मान लो कहीं पे पोस्ट ही कम है, ठीक है, पद ही कम है, तो खाली भी कम रहेंगे, तो चांसेस भी कम हो जाएंगे ना ट्रांसफ़र के। तो वो चीज़ है, जितना बड़ा डिपार्टमेंट होएगा उसमें ट्रांसफ़र थोड़ा आसानी से हो जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी है ट्रांसफ़र वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी आप जो जेई ज्वाइन करोगे तो आपको रिमोट एरिया में लोकेशन दे देंगे, लेकिन बाद में आप आओगे तो उसके लिए ऑप्शन तो होने चाहिए।
उसके बाद देखो 8 नंबर पे है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जितने ज़्यादा आएंगे राजस्थान में उतना ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट होएगा, और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होएगा तो ज़्यादा JN चाहिए, ज़्यादा IN चाहिए, तो उस कंडीशन में आपके प्रमोशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की रफ्तार थोड़ी सी बढ़ी, ठीक है, अगर अच्छी इकोनॉमी ग्रो करने लगी तो सिंपल सी बात है वो प्रोजेक्ट PWD के पास आएंगे या फिर PPP मोड में आएंगे। तो PPP मोड में आएंगे तब भी यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लिए PWD रहेगा, सिंपल बात है, वो DLB PhD के पास नहीं जाएंगे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि हो सकता है आपको बहुत तगड़ा जंप देखने को मिले PWD के कामों में आगे जाके, आज से 10 साल बाद में। तो हो सकता है आप IN बनने में 10 साल आपको लग जाए, लेकिन IN से एक्शन बहुत जल्दी बन जाओ आप, अगर ये 8वें पॉइंट में थोड़ा दम रहा तो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो DLB की बात करते हैं। DLB के क्या क्या फ़ायदे, एक तो पोस्टिंग लोकेशन, ठीक है, नगर पालिका और नगर परिषद जो होती है ना वो रिमोट एरिया में नहीं होती, आप सबको पता है, ठीक है। तो पोस्टिंग लोकेशन होएगी वो तो या तो डिस्ट्रिक्ट में होएगी या फिर ठीक ठाक कस्बे में होएगी जहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होएगी, ठीक है। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है DLB का। PWD और PhD में आपकी लोकेशन जो है थोड़ी गांव टाइप की भी हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे भी PWD और PhD आजकल है। तो ये प्रॉब्लम आप लोगों को अगर हो रही है कि नहीं मुझे तो लोकेशन सही चाहिए, ठीक है, तो फिर आप DLB चूज कर सकते हो। दूसरा पॉइंट है भाई वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये खालिस्तान, ठीक है। ये खालिस्तान का एक चीज़ और ध्यान रखना, इसके साथ में एक चीज़ और जुड़ जाती है, रिस्क, ठीक है। देखो जितने ज़्यादा लोग होंगे, जितना डिवाइडेशन होएगा, जितना पब्लिक डीलिंग होगी, जितनी लोकल नेटवर्क होएगा, उतना यहाँ पे रिस्क बढ़ जाएगा, ठीक है। PWD के अंदर ये खालिस्तान भरेगा लेकिन रिस्क इतना बड़ा नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पार्षद वार्षद बहुत सारे लोकल लोग यहाँ पे इसके अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पे खालिस्तान भरेगा तो सही लेकिन रिस्क के साथ भरेगा, और PWD में भी खालिस्तान भरेगा लेकिन रिस्क उतना नहीं रहेगा, कैलकुलेटेड वे में रहेगा PWD और PhD में। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग, ठीक है, जो इसको प्रायोरिटी दे रहे हैं वो सोच समझ के देना भाई। उसके बाद देखो PhD में जो है प्रमोशन का भाई सीनेरियो है, ठीक है, सीधी सी बात, प्रमोशन अच्छे से हो सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद में देखो रिपीटेटिव टाइप का वर्क है यहाँ पे। इससे क्या मतलब हुआ कि जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको क्या नए नए प्रोजेक्ट पे काम नहीं करना, उनको हेडेक नहीं चाहिए, सीधी सी बात है, उनको वही काम करना है जो बैंक वाला हो, ठीक है। डेली एक ही तरीके का काम है, एक ही तरीके की फाइल आती है और सारी चीज़ें फिक्स तरीके से चल रही है। तो इस तरीके का नेचर है जिससे, ठीक है, गर्ल्स के लिए ठीक है, बार बार अलग अलग प्रोजेक्ट पर जाना नहीं पड़ेगा। तो वो चीज़ें यहाँ पे PhD में है। उसके बाद देखो पोस्टिंग लोकेशन, ठीक है, पोस्टिंग लोकेशन इसकी PWD से तो अच्छी जगह पे ही होती है, ठीक है। DLB जितनी अच्छी तो नहीं है लेकिन PWD से तो अच्छी है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। उसका देखो ट्रांसफ़र, बड़ा डिपार्टमेंट है, आसानी से ट्रांसफ़र हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसके चार जो है एडवांटेज है। तो एक तरीके से देखा जाए तो PWD अभी भी नंबर 1 पे है। DLB में तो है ही क्या, बताओ, पोस्टिंग लोकेशन के अलावा कुछ है क्या ऐसा जो अलग है। उसके बाद देखो डिसएडवांटेज बात करते भाई, अगर एडवांटेज है तो भाई डिसएडवांटेज भी ज़्यादा है यहाँ पे। देखो पहले नंबर पे है PWD में वर्कलोड बहुत रहेगा भाई, ठीक है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट रहेंगे, आगे स्मार्ट सिटीज़ बनने वाली है, वर्कलोड तो समझ के चलो लाइफ टाइम रहेगा, इसमें कोई कमी रहेगी नहीं, चाहे आप लोकल एरिया में रहो चाहे सिटी में रहो, सब जगह भाई तगड़ा ये तो। उसके बाद देखो पोस्टिंग लोकेशन, ठीक है, पोस्टिंग लोकेशन मैंने अभी आपको बताया कि गाँव के अंदर आजकल क्या चल रहा है कि वो रोड बना रहे हैं, CC रोड बना रहे हैं, इनका मिशन चल रहा है। तो पोस्टिंग लोकेशन इनकी रिमोट एरिया में भी रहती है क्योंकि पूरे 33 जिलों के अंदर ये है, ठीक है। तो पोस्टिंग लोकेशन यहाँ पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है क्योंकि ऑलरेडी एक बैच निकल चुका है, उससे पहले भी कुछ JEE होंगे, तो आप लोगों को सीधी सी बात है बच्चा खुचा एरिया ही मिलेगा ना, जहाँ पे अच्छी अच्छी जगह है तो वो तो लोग बुक कर ही लेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि रैंक के हिसाब से आपसे प्रेफरेंस मांगेंगे आप कहाँ ज्वाइनिंग लेना चाहते हो। यहाँ पे तो सीधा सा बात है जुगाड़ जिसका है उसको मिलेगी, तो वो चीज़ में तो आप पीछे रह गए ना, तो आपकी सीधी सी बात है रिमोट एरिया में पोस्टिंग आएगी। उसके बाद देखो तीसरे नंबर पे आपका डिपार्टमेंटल पॉलिटिक्स, ठीक है, डिपार्टमेंटल पॉलिटिक्स बहुत तगड़ी है भाई, ठीक है। ये इसके अंदर PWD में सबसे ज़्यादा मिलेगी आप लोगों को, क्योंकि इसके अंदर PWD में ऐसा नहीं है कि PWD एक ही डिपार्टमेंट में, इसमें और भी छोटे छोटे डिपार्टमेंट है, ठीक है, जैसे क्वालिटी कंट्रोल है, उसके बाद में विजिलेंस है, तो उनमें ना पॉलिटिक्स बड़ी रहती है कि आपको एक से दूसरे में स्विच करना है तो आपका जुगाड़ होना चाहिए, पॉलिटिक्स अच्छी होनी चाहिए अंदर की, तभी आप स्विच कर पाएंगे। तो वो चीज़ यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बाकी तो डिपार्टमेंट ही छोटे छोटे हैं, उनमें तो JEN हर तरीके का काम देखता है। यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल के अलग JEN होते हैं, विजिलेंस के अलग होते हैं, कंस्ट्रक्शन के अलग होते हैं, डिज़ाइन के अलग होते हैं, तो वो चीज़ PWD में मिलेगी, बाकी जगह नहीं मिलेगी आप लोगों को, ठीक है। PhD में भी है थोड़ी बहुत। उसके बाद देखो ट्रांसफ़र, ठीक है, ट्रांसफ़र होते रहते हैं। मान लो आपका किसी बड़े प्रोजेक्ट में आपका दे रखा है, ठीक है, 4 साल आपने काम किया, उससे सिमिलर प्रोजेक्ट किसी और सिटी में हुआ तो आपका ट्रांसफ़र कर देंगे वहाँ पे, क्योंकि आपको उस प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस है ना, तो वो चीज़ यहाँ पे PWD में बहुत ज़्यादा है। उसके बाद रिस्क तो रहेगा ही, सीधी सी बात है, क्योंकि खालिस्तान बनना है ना आपको, तो वो चीज़ है। उसका देखो DLB में क्या है भाई, DLB में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है प्रमोशन नहीं होंगे,
उसके बाद में लोकल एरिया पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, पब्लिक डीलिंग भी रहेगी। उसके बाद वर्कलोड में तो कोई कमी है ही नहीं, डीएलबी के पास बहुत प्रोजेक्ट है, तो ये तो रहेगा ही रहेगा। उसके बाद वो पीएचडी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जेईएन लेवल पे तो नहीं रहेगी, लेकिन आईएन जैसे प्रमोट हो गए उसके बाद में पब्लिक डीलिंग फुल सबसे ज़्यादा भाई, ठीक है। आए दिन ही जो है बर्तन लेके बैठ जाएंगे लोग, तो वो चीज़ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट करेगी। उसका सोल्यूशन आपके पास है नहीं, सरकार के पास सोल्यूशन है और आप कर नहीं सकते, लेकिन डील तो आपको ही करना है। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट है भाई पोस्ट प्रेफरेंस। अभी तक की पूरी रामलीला अपनी इसी के लिए चल रही थी, तो फाइनल डिसीजन पे पहुंचने से पहले एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ भाई, आप जो भी डिसीजन लो सोच समझ के लेना। अभी सफिशिएंट टाइम है, 19 फरवरी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, और नोटिफिकेशन में ये चीज़ क्लियर लिखी हुई है कि पोस्ट प्रेफरेंस जो आप फॉर्म में डाल दोगे वही फाइनल होएगा, ठीक है, डीवी के टाइम पे, और उसके बाद में कभी भी चेंज नहीं होने वाला है। तो रिग्रेट वाली फील नहीं आनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि जो 2 पोस्ट प्रेफरेंस मैं बता रहा हूँ उनके अलावा भी कोई बेस्ट ऑप्शन है, तो आप उस पर बिल्कुल जा सकते हो, ठीक है। मेरे को ब्लेम मत करना भाई, मैं अपनी तरफ से बेस्ट आप लोगों को बता दे रहा हूँ। मैंने क्या किया भाई, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी 2 कैटेगरी बनाई है। 2 कैटेगरी इसलिए बनाई क्योंकि सब लोगों की रिक्वायरमेंट, सब लोगों की प्रायोरिटी, माइंडसेट सेम नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन इन 2 कैटेगरी के अंदर मेरे हिसाब से ज़्यादातर स्टूडेंट आ ही जाएंगे, ठीक है। देखो कैटेगरी ए में कौन से स्टूडेंट आ जाते हैं, जिनकी पहली प्रायोरिटी है भाई डिपार्टमेंट में प्रोग्रेस होनी चाहिए और प्रमोशंस टाइम टू टाइम होने चाहिए, ठीक है, ये उनकी पहली प्रायोरिटी है। दूसरी प्रायोरिटी क्या है, बाकी जितने भी फैक्टर्स है वो सारे बैलेंस होने चाहिए, ऐसे नहीं कि वो वीक होने चाहिए। कैसे, जैसे मान लो आप पीडब्ल्यूडी पहली प्रायोरिटी पे रखते हो तो प्रमोशन भी ठीक ठाक होने के चांसेज है, ठीक है। वैसे तो पीएचडी में ज़्यादा है, लेकिन पीएचडी में बाकी सारी चीज़ें बैलेंस नहीं है, तो ये एक कैलकुलेटेड वे में मैंने यहाँ पे प्रेफरेंस सेट किया, समझ रहे हो मेरी बात को। मतलब बाकी सारी चीज़ें भी बैलेंस होनी चाहिए और प्रमोशन भी ठीक ठाक होने चाहिए, है ना। तो पीएचडी इसलिए यहाँ पे पीछे रह जाता है क्योंकि यहाँ पे थोड़े प्रमोशन तो है लेकिन बाकी चीज़ें ठीक नहीं है, पीडब्ल्यूडी के मुकाबले बाकी चीज़ें कमज़ोरी हैं यहाँ पे। तो पहले नंबर पे आप पीडब्ल्यूडी दे सकते हो, ठीक है। दूसरे नंबर पे पीएचडी और तीसरे पे डीएलबी। देखो डीएलबी को मैंने लास्ट में इसलिए रखा है क्योंकि एक तो यहाँ पे प्रमोशन का टंटा भाई बहुत बड़ा, पहली चीज़ तो ये। दूसरा क्या है, आप जो खालिस्तान भर रहे हो उसमें रिस्क भी बहुत है, समझ रहे हो। पीडब्ल्यूडी को ऊपर इसलिए रख दिया, डीएलबी को लास्ट में रख दिया क्योंकि पीडब्ल्यूडी में क्या है, जो डीएलबी में वो सारी चीज़ें तो है ही पीडब्ल्यूडी में, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि आप 100% जो है खालिस्तान में ही भर दोगे, सारी चीज़ें कैलकुलेटेड वे में होती ना, तो उतनी तो पीडब्ल्यूडी में है ही ना। तो बहुत सारे लोग हैं जिनकी ऐसी सोच है, उनके लिए थोड़ा सा बता रहा हूँ, बाकी जिनकी ऐसी सोच नहीं है उनके लिए तो बिल्कुल सही प्रेफरेंस है, ठीक है। तो पीडब्ल्यूडी को आप मेरे हिसाब से पहले नंबर पे लगाओ, दूसरे पे पीएचडी और उसके बाद डीएलबी, ठीक है। तो पीएचडी में क्या होगा, बाकी सारी चीज़ें कम रहेगी तो एटलीस्ट प्रमोशन आपको मिल जाएंगे। डीएलबी में ना तो प्रमोशन है, उसके बाद में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भाई इतना ज़्यादा है। तो मेरे हिसाब से अगर आप इस कैटेगरी में आते हो जिनमें आपको प्रमोशन तो चाहिए ही चाहिए, उसके बाद में सारी चीज़ें बैलेंस भी होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि पीएचडी में कुछ नहीं है, तो पीएचडी में प्रमोशन ज़्यादा है तो बाकी चीज़ें कम है, तो बैलेंस होगी ना चीज़ें। तो ये है मेरे हिसाब से बेस्ट कि इस कैटेगरी में ज़्यादातर स्टूडेंट आ जाएंगे जो पढ़ने वाले हैं, और उनके लिए ये ठीक रहेगा भाई, ठीक है। क्योंकि डीएलबी थोड़ा रिस्की है, ठीक है। इसका आप लोगों को इतना स्टेबल डिपार्टमेंट भी नहीं है, और आप लोगों के ट्रांसफ़र वगैरह चलते रहेंगे इसके अंदर, तो वो सारी चीज़ें आपको दिक्कत कर सकती है मेरे हिसाब से एक सिंसियर आदमी को। तो उसके बाद देखो दूसरी कैटेगरी है, उसके अंदर पहली आपकी प्रायोरिटी है पोस्टिंग लोकेशन, जैसे गर्ल्स हो गई, इन सब के लिए क्या सबसे पहली प्रायोरिटी रहती है पोस्टिंग लोकेशन ठीक होनी चाहिए, ठीक है। जैसे पापाज बॉय मम्माज बॉय वो होते ना, उनको क्या घर पे ही चाहिए भाई, और वो भी सिटी में ही चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके के जो लोग हैं जिनको पोस्टिंग लोकेशन है ना बिल्कुल भाई रिमोट एरिया में जाना ही नहीं है, उन लोगों के लिए भाई डीएलबी सबसे ऊपर ले आओ, क्योंकि डीएलबी की पोस्टिंग कभी रिमोट एरिया में होनी ही नहीं है, ठीक है। ये बात हो गई, ये सबसे हायर प्रायोरिटी पे है। उसके बाद में देखो दूसरे जितने भी फैक्टर है वो सेकेंडरी है, उनसे उनको मतलब ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो बैलेंस है सारी चीज़ें, मैंने क्या लिखा यहाँ पे बैलेंस लिखा, यहाँ पे सेकेंडरी लिखा, इसका मतलब समझो यहाँ पे बाकी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। रिस्क है तो रिस्क वाला काम हम करेंगे नहीं, समझ रहे हो मेरी बात को। हमको तो सिर्फ पोस्टिंग सही जगह चाहिए, प्रमोशन से हमको कोई मतलब नहीं है क्योंकि हम पहले से पैसे वाले हैं, तो हमको एन में ज़्यादा सैलरी से कोई लेना देना नहीं है, समझ रहे हो बात। मतलब हम सारी चीज़ें कैलकुलेटेड वे में कर लेंगे, और बाकी जो है पॉलिटिशियन से तो डील कर ही लेंगे क्योंकि हमारी अच्छी खासी जानकारी है, ठीक है। पापा की अच्छी खासी जानकारी है, फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, इस तरीके की चीज़ें होती है बहुत सारे लोगों के पास में, जिनको बस आराम की ज़िंदगी जीनी है, अपने घर पर रहना है, तो वो लोग डीएलबी को सबसे ऊपर रख सकते हैं क्योंकि पोस्टिंग के हिसाब से डीएलबी सही है भाई इनमें, ठीक है। दूसरे नंबर पे पीडब्ल्यूडी, तीसरे पे पीएचडी। यहाँ पे पीडब्ल्यूडी को ऊपर इसलिए रख दिया, अगर आपकी इतनी जानकारी है ना तो मेरे हिसाब से पीडब्ल्यूडी में ऑप्शन खूब सारे हैं, आप लोग ट्रांसफ़र करा के आ सकते हो, ठीक है। पीएचडी में ऑप्शन बहुत सारे हैं, लेकिन एज ए डिपार्टमेंट कंपेयर करें दोनों को तो पीडब्ल्यूडी ज़्यादा अच्छा है,
ठीक है। तो ये यहाँ पे मेन चीज़ है, इसलिए मैंने सबसे पहले DLB दिया, उसके बाद में PWD और उसके बाद में PhD। तो मेरे हिसाब से या तो DLB सबसे पहले होना चाहिए या सबसे लास्ट में होना चाहिए, बीच वाला काम नहीं है, ठीक है। बीच वाले काम में क्या रहता है भाई, रिस्क भी रहता है और सेफ भी नहीं है, रिस्क ज़्यादा है वहाँ पे। यहाँ पे क्या है, दोनों चीज़ें एकदम क्लियर दिख रही है, ठीक है, कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस सही लोकेशन चाहिए। और दूसरा जो है उसके अंदर क्या है, मुझे रिस्क बहुत कम चाहिए और प्रोग्रेस चाहिए, ठीक है। तो ये दो पोस्ट प्रेफरेंस मेरे हिसाब से बनते हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई लगता है तो आप उस पर जा सकते हो भाई, ठीक है। आज के वीडियो में बस इतना ही भाई, धन्यवाद।